नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मामलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बढ़ते बाजारवाद के चलते आज के दौर में हर कोई उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतोल इत्यादि संकटों से घिरा है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं है, इसलिए हर जगह ठगा जाता है। अब उपभोक्ताओं के अधिकारों का दायरा बड़ा है। उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान 20 जुलाई से प्रभावी हो गया है। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने वालों की खैर नहीं है। अगर गलत पाए गए तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत एक बड़ी राहत भी मिल रही है कि ग्राहक अब वहां से दाखिल शिकायत कर सकता है जहां वो रहता है, ना कि उसे वहां जाना जरूरी होगा जहां से कोई सामान खरीदा हो। कानून के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन किया जाएगा। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकेंगे। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केस का निपटारा होगा। आज ई कॉमर्स का जमाना है, ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। मैन्युफैक्चरिंग में खामी या खराब सेवाओं से अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है तो कंपनी को हर्जाना देने को बाध्य होना पड़ेगा। उपभोक्ता अधिकार मामले पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। अभिजीत जी आपको उपभोक्ता अधिकार से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर 01206127 इन नंबर पर कॉल करके आप उपभोक्ता हक से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, उपभोक्ता कैसे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है सर, और उपभोक्ता द्वारा जो शिकायत करने के आवेदन शुल्क है वो कितना लगता है? इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हुआ है, इसके तहत जो उपभोक्ता अपना कंप्लेंट कर सकते हैं, वो उसके लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है। उपभोक्ता खुद कोर्ट में जाके इसके पिटीशन दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो किसी वकील या तो एडवोकेट या तो कोई सोसाइटी एनजीओ की तहत वो साहाय्य भी ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और उसमें कोई कोर्ट फी नहीं लगता है। वहाँ पे सीधा कोर्ट में फाइल होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है, जहाँ पे उपभोक्ता अपना खुद की कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, चलिए, ये तो रहा, आपने बताया कि कैसे जो है इसको हम अपना सकते हैं, कैसे इसमें शिकायत हो सकती है। अभिजीत जी, उपभोक्ता अदालतों में भी जो केस लंबा खिंच जाता है, ऐसे में जो नए कानून है उसके तहत केस की जल्द समाधान प्रावधान क्या होता है? जैसे ही जल्दी उसका समाधान हो जाए, ज्यादा लंबा केस ना खिंच पाए, इसके लिए क्या अब नया प्रावधान है? देखिए, ये जो नया कानून हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें से पहले ही से ही इनका कानून की प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर इसका निपटाना पड़ेगा जी। लेकिन अभी इतना सारे कंज्यूमर केस हो गया कि ये संभव नहीं है कि 30 दिन में इसको खत्म कर सके। तो उसमें से क्या होता है, समन्स इशू होता है, सामने वाले जो है जिसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई मांग रहे हैं तो उसके ऊपर नोटिस होता है, समन्स जाता है, समन्स जाने के बाद वो रिसीव करेगा, वो आके उसको टाइम देता है। तो ऐसे करके मान लो कम से कम 3-4 महीना तो लग ही जाता है। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि कोर्ट में तो अभी इतना सारे कंप्लेंट आ चुका है कि उसमें इतना जल्दी कार्रवाई होना मुश्किल ही है। बिल्कुल। फिर भी क्या होता है कि सरकार के ऊपर भी एक आता है कि जब तक कंज्यूमर कोर्ट में जज जो है, मेंबर जो है, उनका भी अपॉइंटमेंट नहीं होता तो उसमें तो दिक्कत हो जाता है, लेट ही होता है।
तो हम लोग को प्रोफेशन में आते हुए ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बहुत दिन तक कंज्यूमर कोर्ट में मेंबर या तो जज वैकेंसी रहता है जी। बाकी तो कानून में तो है ही कि 60 दिन के अंदर इसको खत्म करो। तो ये थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन काम तो हो रहा है। अभिजीत जी, अब अगला सवाल ये हर उपभोक्ता के जहन में आ जाता है कि जब वो अदालत जाता है तो क्या ये उसके लिए जरूरी है, अनिवार्य है कि वो वकील तय करे, वकील को रखे, या फिर वो अपना केस खुद भी लड़ सकता है अगर वो इच्छुक हो तो? नहीं, ऐसा उपभोक्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इनका कोई जरूरत नहीं कि ये आपको वकील रखिए, चाहे तो खुद ही जाके आर्गुमेंट कर सकता है। और इसमें ऐसा कोई प्रावधान है कि आप कोई एनजीओ के तहत भी आपका केस लड़ सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्सरी है नहीं कि वकील ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अभिजीत जी, अब अगर समस्याओं की बात करें तो बिजली के बिल की समस्या, इस पर उपभोक्ता अदालत में किस तरह से सुनवाई होती है, कैसे इसको सुलझाया जा सकता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है सर? हाँ, एक क्या होता है, पहले तो आपको एक कंप्लेंट आपको तैयारी करके इसको दर्ज करना पड़ेगा। जब ये कंप्लेंट आपका कोर्ट में फाइल होगा उसके बाद सामने वाले के ऊपर नोटिस होगा। पहले तो एक हियरिंग होगा कि आपका पिटीशन कंप्लेंट जो है आपने जो तैयारी किया उसमें कोई एलिगेशन है कि नहीं, केस बनता है कि नहीं, वो देखेगा कोर्ट। एक तो चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर हर कोई नहीं हो सकता है। जैसा कि मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीद के लेके आया, चप्पल, जूता, कोई खाना, तो ये हम जो लेके आता है कि वो हम कंज्यूमर है। लेकिन हमारा घर पे एक कपड़े की बिजनेस भी है। मैं किसी एक होलसेलर मार्केट से मैं 10 कपड़ा लेके आया और वो 10 कपड़ा मैं दूसरे को बेचने के लिए हम ले, तो उसी हिसाब से मैं तब कंज्यूमर नहीं होगा। तो जब कंज्यूमर वही होगा कि जो अपना लिए खुद के लिए वो खरीदता है, वो कंज्यूमर बनता है। जैसा कि मान लीजिए इसमें भी एक दो प्रावधान है। अगर हम किसी काम कर रहे हैं और वो मैं कॉमर्शियल भी यूज कर रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए मैं बिजली वाले से बिजली ले रहा था जी और उसी में मैं कुछ एक बिजनेस कर रहा है, मान लो छोटा मोटा कुछ प्रिंटिंग बिजनेस कर रहा है, तो उसी में अगर वो प्रिंटिंग बिजनेस कॉमर्शियल तो है ही, लेकिन वो बिजनेस हम अपना पेट चलाने के लिए हम कर रहे हैं, तो इसी के तहत मुझे कंज्यूमर भी कहा सकता है। कंज्यूमर की डेफिनेशन जो है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक चीज खरीद के लेके आया, कोई खाना लेके आया, कोई रोटी लेके आया, कोई सब्जी लेके आया, कोई जूता लेके आया, कोई शार्ट खरीदा है, तो मैं कंज्यूमर जरूर हुआ है। ठीक है। उसी में अगर कोई कमी मिला तो वो उसके खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। बिल्कुल। और जब मान लीजिए कि मैं किसी चीज बिजनेस के तहत मैं खरीद रहा है, जैसे कि बिजली की बात हम किया, मैं बिजली खरीद रहा है, बिजली लेके मैं कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसी में हमें कंज्यूमर बोला जाएगा कि नहीं? उसी में भी हम कंज्यूमर हो सकते हैं अगर वो बिजनेस मेरा अपना पेट चलाने के लिए जी। अगर बैंक जैसा बैंक हमें सर्विस दे रहा है, बैंक खुद को कंज्यूमर नहीं बोल सकते, बल्कि बैंक की जो हमारा खाता हम रखते हैं उसमें मैं कंज्यूमर होता हूँ। अगर बैंक कोई सर्विस मुझे ढंग से नहीं दे रहा है, बैंक की सर्विस में कोई कमी रह गया, तो मैं बैंक के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकता है। बिल्कुल। अभिजीत जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। जैसे बिजली की समस्या का जिक्र हमने किया, अगर बात हम नापतोल की करें, अक्सर हम देखते हैं कि नापतोल में कमी हो जाती है। ऐसे में उपभोक्ता क्या कर सकता है, कहाँ पर वो जा सकता है, कैसे जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? देखिए, एक चीज आप नापतोल के नाम यूज किया है, लेकिन नापतोल के बारे में नहीं, ऐसा कोई भी जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता है उसी के लिए हम कह सकते हैं। मैं किसी का नाम पे लेना नहीं चाहता है, क्योंकि
नापतोल भी एक कंपनी है, मैं उनका खिलाफ नहीं, कुछ नहीं बोल यहाँ सकते। पर हम अभिजीत जी कंपनी का नाम, किसी विशेष कंपनी का नाम नहीं कह रहे, हम किसी भी सामान के जिसको हाँ, अगर जो हम ऑनलाइन बेचते इसको, हैं। हाँ, इसको किसी को काउंट करने में अगर दिक्कत है, उसको पूरा नहीं, जितना हमने मांगा है उतना नहीं दिया गया, हाँ, मान लीजिए कि मैंने फ्लिपकार्ट से भी सामान खरीदता है, मैंने अमेजन से भी सामान खरीदता है, तो मैं अकेला शुद्ध नापतोल के नाम क्यों लेंगे? मैं इसीलिए बोल रहा है, अगर मान लीजिए मैं अमेजन से भी कोई सामान खरीदा है या तो मैं फ्लिपकार्ट से भी खरीदा है, तो अगर वो सामान हमारा ढंग से नहीं आया तो मेरे पास प्रावधान है, मैं उनको वापस कर सकता है। अगर वो वापस नहीं कर रहा है और सामान मेरा रिप्लेस भी नहीं कर रहा है, तो तब उसके खिलाफ हम कंज्यूमर कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके लिए भी कंज्यूमर कोर्ट नोटिस देगा उनको, हाँ। उनका प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी की नाम होता है। एक्चुअली ये लोग क्या होता है, जो ऑनलाइन बिजनेस करता है वो लोग खुद के तो प्रोडक्ट नहीं है, वो खुद का प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, वो बेचते हैं दूसरी के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उसमें उनके साथ दूसरी कंपनी का एग्रीमेंट भी होता है, अगर कोई सामान में कमी हो जाए तो वो लोग को रिप्लेसमेंट करना एकदम करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो तब आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, और आप चाहे नापतोल हो, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, कहीं भी जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, आप सभी के नाम पे कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। आपका डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ पे रह रहे हैं, कस्टमर जहाँ पे रह रहे हैं, उसी की तहत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंज्यूमर कोर्ट भी होगा और वहीं पे आपको केस फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल। का लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता से जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम तमाम सवालों की जानकारी ले रहे हैं। अभिजीत जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, उपभोक्ता जो झूठे और भ्रामक विज्ञापन है उसके खिलाफ कैसे कदम उठा सकता है? विज्ञापनों के जरिए किस तरह से उसके साथ ठगी होती है जब वो उन विज्ञापनों के झांसे में आ जाता है और उसे लगता है कि उसका समय बर्बाद हो गया, क्या उसके बाद वो कदम उठा सकता है? कोई विज्ञापन की तहत कोई उछाल रहे, कोई गलत डिसीजन ले रहे, तो उसको तो अलग बात है, अगर कोई अपना खुद की नुकसान कर रहा है। लेकिन कोई विज्ञापन के तहत कोई सामान खरीद रहा है और उसमें से उसका नुकसान हुआ, तो उसमें से एक तो है वो क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकता है 42406 का, या तो कंज्यूमर कोर्ट में भी डाल सकता है कि इन्होंने गलत एडवर्टाइजमेंट देके मुझे गुमराह किया और सामान भी उन्होंने बेचा, तो कंज्यूमर कोर्ट में उसका खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसका नोटिस देगा, उसका पनिशमेंट भी होगा। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट जो है वो आपका सिविल प्रोसीजर कोर्ट की तहत ही चलेगा और उसमें उनका पास ये भी पावर है वारंट इशू करने का, उसको अरेस्ट करने का ये भी पावर है उनको। एक कंज्यूमर कोर्ट जो होता है एक क्वासी सिविल कोर्ट होता है, इसमें क्रिमिनल पावर भी होता है, सिविल पावर भी होता है। तो कोई भी कस्टमर अगर किसी तरीके से किसी एडवर्टाइजमेंट में गुमराह करके किसी सामान खरीद सकते हैं, तो उसी की तहत अगर उसका कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो खुद कंज्यूमर कोर्ट में इसका खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है। अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन की हम बात करें तो इसकी भूमिका क्या होती है? इसकी भूमिका पर नजर डालिए सर। एक्चुअली क्या है, कंज्यूमर कोर्ट में 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, वो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। इंडिया में हर जितना डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, हर जिला में है। उसी के ऊपर उसका जो अपील फाइल होता है सेक्शन 19 में वो होता है स्टेट कंज्यूमर अपील फोरम के पास। तो हर स्टेट में, हर राज्यों में एक स्टेट फोरम है जो पे अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के खिलाफ। और हर स्टेट के ऊपर एक नेशनल कंज्यूमर रिड्यूसल कमीशन है, जो हमारा जैसा सुप्रीम कोर्ट है, हर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे नेशनल कंज्यूमर रिड्यूसल फोरम होता है, जहाँ पे हर स्टेट की अपील नेशनल डिस्ट्रिक्ट फोरम में होता है। एक तो है ये अपीलेट फोरम है, दूसरा जो है जो नेशनल डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन जो है, उनका पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होता है। जैसा कंज्यूमर कोर्ट में जजेस अपॉइंटमेंट करना है, स्टेट कंज्यूमर में अपील अपॉइंटमेंट करना है, तो ये सारे अपॉइंटमेंट नेशनल एनसीडीआरसी जो है वो देखता है। और एनसीडीआरसी के पास
कोई भी केस एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करना, ये है स्टेट कमीशन की पावर है। अगर कोई कंप्लेंट एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना है तो ये है एनसीडीआरसी की पावर है। एनसीडीआरसी का पूरा फॉर्म जो है नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट कमीशन, एनसीडीआरसी। ठीक है। तो एनसीडीआरसी की ये पावर है। हाँ। अगर चाहे कोई भी एक कंप्लेनेंट कोई कंज्यूमर एक कंप्लेंट फाइल किया, मान लीजिए मुंबई में, उसका खिलाफ कोई कंप्लेंट हुआ तो वो चाहे उसको कलकत्ता में ट्रांसफर कर सकते हैं एनसीडीआरसी में अप्लाई करके, चाहे वो दिल्ली में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो ट्रांसफर की पावर एनसीडीआरसी के पास ये है, जो सारे कंज्यूमर मैनेजमेंट सिस्टम को वो लोग कंट्रोल करता है। अभिजीत जी, अब उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की अगर हम बात करें तो उसमें ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करना संभव हो गया है। ई कॉमर्स कंपनियों पर किन हालातों में और किस तरह से कार्रवाई संभव है? ये जो ई कॉमर्स के है उसमें थोड़ा हमारा जो वैल्यूएशन है थोड़ा चेंज किया है। और पहले जैसा डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप कर सकते हैं, अभी स्टेट फोरम में डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल कंज्यूमर जो है उसका वैल्यूएशन बढ़ा दिया स्टेट में जी। तो अगर ई कॉमर्स के खिलाफ किसी को कंप्लेंट करना है तो उसका कंपनी की जो एड्रेस वगैरह है वो आपको जानकार होना जरूरी है। और उसी के तहत आप चाहे वैल्यूएशन के ऊपर इसको सही होता है कि आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में फाइल करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में या तो नेशनल में। नेशनल कंज्यूमर फोरम में आप डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। अगर आपका वैल्यूएशन की जो है वो 1 करोड़ की ज्यादा होता है तो नेशनल कमीशन में डायरेक्ट आप फाइल कर सकते हैं। बाकी तो 1 करोड़ तक आपको स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अगर ऑनलाइन खरीदारी की बात करें हम तो उसमें गलत उत्पादन मिलता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या मुआवजा भी इस तरह के केसेस में मिलता है? जी। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में तो ये मेन चीज 2 है। एक तो है आपको रिप्लेसमेंट देना है। जी अभिजीत जी। चाहे वो सामान की रिप्लेस करें। अगर वो सामान डैमेजेबल है, मतलब 1 दिन 2 दिन बाद वो डैमेज हो गया, उसका रिप्लेसमेंट की कोई सुयोग संभव है नहीं, तो कंपनी उनको मुआवजा देगा। उसके तहत जो वैल्यूएशन था उसी के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट तय करेगा कि कितना कंपेंसेशन उसको मिलेगा। जी। अब अगर हम बड़ा अहम सवाल अस्पतालों की धोखाधड़ी की बात करें तो अस्पतालों में होने वाली धोखाधड़ी या फिर गलत इलाज भी क्या उपभोक्ता कानून के अंतर्गत ही आती है? और इन पर भी क्या उपभोक्ता अदालत में मामले दर्ज किए जा सकते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड? देखिए, अभी जो हुआ अभी हर स्टेट में मेडिकल कमीशन बनाने के लिए एक सोच था कि ये जो हॉस्पिटल वगैरह जो है उसमें एक है एमसीए है हमारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आप किसी डॉक्टर या तो किसी हॉस्पिटल की तहत आपको कंप्लेंट फाइल करना है तो आप एमसीए में कर सकते हैं। लेकिन इसके तहत आप जैसे हॉस्पिटल में जो सर्विस ले रहे हैं, अगर वो सर्विस में कुछ कमी रह गया तो आप उसी के तहत कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, हॉस्पिटल या तो डॉक्टर के खिलाफ। ये तो है प्रावधान। ठीक है, ये प्रावधान अभिजीत जी है। और आपने तमाम जो उपभोक्ता से जुड़ी समस्या है या उपभोक्ता कहां पर जा सकता है, कंज्यूमर फोरम क्या है, ये तमाम जानकारी आपने पहुंचाई और दर्शकों तक एक महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।